हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। आपको जैसे पता है कि महिला सुपरवाइजर की सारी क्लासेस हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आपको ऑनलाइन प्रोवाइडेड होंगी। तो इसके पहले जैसे आप बोले हैं कि महिला एवं बाल विकास की योजनाएं आपकी क्लासेस चल रही है, संविधान चल रहा है, मैथ्स चल रहा है, इसके साथ में आपको ज्योग्राफी की भी क्लासेस चल रही हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या रहेगा हमारा, तो हिंदी का रहेगा। आपको जैसे सिलेबस देखा है आप लोगों ने, तो हिंदी कितने मार्क्स की आने वाली है, टोटल 15 नंबर का आएगा। उसमें से 10 हिंदी हो सकता है और 5 आपके किसके क्वेश्चन होंगे, छत्तीसगढ़ी के। तो हिंदी भी हमारे लिए काफ़ी स्कोरिंग है, ठीक है। अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके क्वेश्चन हम अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, मैं आपको बोली हिंदी, तो हिंदी में देख लेते हैं पहले कि सिलेबस में क्या क्या है। तो देखिए भाग 3 में सामान्य हिंदी छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान कितने नंबर का आएगा, तो 15 नंबर का। इसके अंतर्गत देखिए शब्द रचना दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। शब्द प्रकार तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्ति आपके सिलेबस में है। स्वर, व्यंजन एवं वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म आपके सिलेबस में है, आपको कवर करना है। लिंग, वचन एवं काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, मुख्य रूप से क्रिया और विशेषण। इसके अलावा शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य। तो ये सारी चीजें कैसे बनेंगी, तो ये टॉपिक सबसे लास्ट का रहता है, क्योंकि अगर हम पूरा कवर करते हैं तभी हमसे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य बनता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे बेसिक चीजें आपकी क्या रहेगी, तो स्वर और व्यंजन। किसे स्वर बोलते हैं, किसे व्यंजन बोलते हैं, हिंदी का एकदम बेसिक क्लास रहेगा आज, तो उस पर हम लोग बात करें। तो देखिए हिंदी में क्या है आपका, तो हम लोग क्या पढ़ने में आपको बोली सबसे स्टार्टिंग में। तो देखिए अगर आपको एक कुछ चीज़ें हिंदी में बहुत अच्छे से आती हैं, एक तो आपका क्या है, तो ध्वनि, क्या होता है ध्वनि, फिर वर्ण क्या होता है, लिपि क्या होती है, और भाषा क्या होता है। ये आपकी चीज़ों में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो और हिंदी पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है और लिपि क्या है, भाषा क्या है। तो देखिए ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, कई बार हम बोलते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। पर अब यहाँ पे पहले समझिए कि भाषा क्या है, किसको बोलते हैं हम भाषा। तो अगर आप बोलोगे भाषा बोलिए या लैंग्वेज बोलिए, तो हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी भाषा कहलाती है। अगर आपको मैं जो भी मेरे विचार है मैं उसको अभिव्यक्त कर रही हूँ, जो माध्यम का प्रयोग कर रही हूँ, यही क्या है, आपका भाषा है। और आपके कानों तक जो पहुँच रही है मेरी आवाज़, उसे हम क्या बोल देंगे, ध्वनि बोलते हैं। तो ऑप्शन में ये कैसा आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो मुख्य रूप से अगर दिया हुआ है तो ध्वनि होगी, या फिर सबसे छोटी इकाई क्या लिया जाता है, तो वर्ण लिया जाता है। क्यों, तो देखिए इसको भी 2 प्रकार से पढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से ध्वनि, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में तो क्या आ जाएगा, वर्ण। वर्ण को हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ध्वनि आपके सुनाई बस देती है, कानों पर है। तो उम्मीद है आपको भाषा की परिभाषा समझ में आई होगी। यहाँ से एक क्वेश्चन पहले पूछता है कि जो ये भाषा आया, ये आया कहाँ से है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ से है, तो संस्कृत के किससे, तो भाष्य धातु से, ठीक है। किससे, तो देखिएगा हलंत लगा हुआ होगा, संस्कृत के भाष्य धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या, तो वर्ण। देखिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, किस मूल ध्वनि को कहते हैं, जो आपको सुनाई दे रही है उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसका हम खंडन नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोल देते हैं, तो वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ण क्या होंगे, जैसे एग्जाम्पल लिखा है आपके पास, अ, ई, व, च, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, वर्ण बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्ण क्या है, तो ध्वनि का लिखित रूप है, ठीक है। आपको बताया गया जो ध्वनि आपके कानों में जा रही है उसी को जब हम लिखित रूप में बोलते हैं तो वर्ण क्या है, तो ध्वनि का लिखित रूप है, ठीक है। जो हम लिखते हैं, इतना सारा मैं आपको जो बोल रही हूँ इसके लिए जो लिखने का है वो क्या हो जाएगा आपका, तो वर्ण। तो ध्वनि का लिखित रूप क्या है, वर्ण। अब यहाँ पे शब्द क्या दिया हुआ है, लिपि।
लिपि को भी ध्यान रखिएगा। तो लिपि क्या आप लोग अक्सर सुने होंगे, हिंदी कौन सी लिपि है, तो देवनागरी लिपि आप बताते हैं। तो लिपि को ध्यान क्या रखना है कि जो ये लिपि है वो क्या होती है, तो लिखित स्वरूप, किसी भी चीज को लिखित रूप से प्रदान करना, उसे हम क्या बोल देते हैं, लिपि। ठीक है, सिंपल भाषा में बोल रही हूँ तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब हम वर्णों को मिला देते हैं तो उससे क्या बनता है, शब्द। जैसे कि आपको बोली मैं अ, एक क्या है, वर्ण है। ठीक है, का बोलूँ तो एक वर्ण है। पर आप ऐसे ही बोल देते हो पानी, तो पानी क्या होता है, एक प्रकार का आपका क्या हो जाएगा, वर्णों का वर्णों। देखो पानी एक प्रकार का शब्द है, किससे मिला है, तो देखिए इसमें पा में, तो अगर आप बोल दोगे प है और नी है, इसको और हम तोड़ेंगे तो प के साथ में आ लगा हुआ है, ना के साथ ए लगी हुई है, तो इससे क्या बना, वर्णों के मेल को हम क्या बोल देते हैं, तो शब्द बोलते हैं। फिर शब्दों के मेल से आपके वाक्यों का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए पानी शब्द की दो ध्वनियां हैं, पा और नी, जो आपको सुनाई देता है। अब इसको अगर हम खंड करें, इसको तोड़ें, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए क्या आपका आता है, तो 4 वर्ण आते हैं। आजकल वर्ण विच्छेद से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप पानी को तोड़कर देख लो, ये क्या लिखा हुआ है, तो देखिए पा में क्या लगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो प के साथ में आ है और न्या में क्या है, तो देखिए न, हम व्यंजन अलग करें और स्वर को तो ई है, यही आपका लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इन 4 ध्वनियों के टुकड़े नहीं कर सकते, इसके बाद हम नहीं तोड़ सकते। ठीक है, इसीलिए ये मूल ध्वनियाँ या फिर वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक है जिसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, वर्णमाला। एक चीज हमारे में क्या आता है, तो देखिए वर्णमाला, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, समझिए कि वर्णमाला मतलब वर्णों का बहुत सारा समूह होगा, तभी तो हम उसे वर्णमाला बोला। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम या क्रमबद्ध जो आपके वर्ण लिखे होंगे उसे हम क्या बोल देते हैं, वर्णमाला। या फिर ऐसे याद करो, वर्णों की माला, उसे हम क्या बोल देंगे, वर्णमाला। तो यहाँ याद रखना है, मूलतः हिंदी में कितने वर्ण है, तो 52 वर्ण है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण है। हिंदी की लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है। कि वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद हम पढ़ते हैं, पर यहाँ पे याद रखिएगा कौन सी लिपि, तो देवनागरी लिपि है। और कितने वर्ण है, तो 52 वर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बोला गया कि देवनागरी लिपि में जो वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं, तो हम पढ़ते हैं स्वर, व्यंजन। मुख्य रूप से 2 ही होता है, स्वर और व्यंजन, पर इसके अलावा कहीं कहीं पे तीसरा दे देता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, अयोगवाह। तो अब देखा जाए कि स्वर और व्यंजन क्या होता है, तो यहाँ पे जब मैं हिंदी की लिपि बता रही हूँ आपको, देवनागरी लिपि, तो आप लोग बताइए इंग्लिश की कौन सी लिपि होगी, वो भी तो किसी लिपि में लिखी जाती है। इंग्लिश की लिपि पूछ लेता है, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है ये पूछ लेता है, तो आप ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए क्या पूछा गया आपका, क्या बताया गया है, स्वर और व्यंजन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अब आपको सभी लोगों ने स्कूल लाइफ में ही पढ़ा होगा कि स्वर क्या होता है, किसे बोलते हैं, तो आ ई ई उ री ए ओ औ। अंग आहा को क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, आपके स्वर नहीं माने जाते। ठीक है, इसे हम क्या लेते हैं, तो इसे बोला जाता है अयोगवाह। ठीक है, क्या बोला जाता है, अयोगवाह बोला जाता है। याद रखिएगा, आपसे अगर हिंदी में पूछे कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी में कितने स्वर होते हैं भैया, तो 11 स्वर होते हैं। 11 ही याद रखना है, कितने स्वर होते हैं, तो 11 स्वर होते हैं। कितने अयोगवाह की संख्या है, तो अयोगवाह की संख्या 2 होती है। कौन कौन से, तो अंग और आहा। ठीक है, अब अगर एग्जाम में पूछा जाए, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि अंग आहा को भी हम स्वर में लेते हैं, तो हो सकता है आप लोग बोलेंगे 13 होता है। ठीक है, तो अगर आपने व्यापम का पेपर देखा होगा तो 11 और 13 पटवारी का एग्जाम हुआ था, उसमें 11 और 13 दोनों ऑप्शन में था। आंसर क्या लिया गया है आपका, तो 11 ही। तो ध्यान रखना है आपको क्या होता है, तो कितने होते हैं, तो 11 होते हैं।
ठीक है। अनुस्वार जो आपका किसी भी शब्द के ऊपर में बिंदु का प्रयोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। और विसर्ग क्या होता है, तो आपको दिख रहा होगा इसका प्रत्येक चिन्ह कि किसे विसर्ग बोला जाता है। यहाँ पे स्वर बार बार बोल रही हूँ, तो स्वर की परिभाषा क्या हो सकती है, स्वर बोलते किसे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। स्वर किसे बोलते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण करें, बिना किसी के सहयोग से जिनको हम बोल सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, स्वर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है आपका, तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, पर अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रकार के हिसाब से ही लिखा हुआ है कि व्यंजन कितने प्रकार का। तो देखिए क ख ग घ तो सभी को आता होगा, ठीक है। क ख ग घ क्या है, तो ये जो आपका क से लेकर पा वर्ग लिखा हुआ है, ये पा वर्ग है, अलग अलग कर सकते हो इसको कि का वर्ग, ठीक है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये पूरे जो आपके क से लेकर प तक है, ये क्या कहलाते हैं आपके, तो स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। व्यंजन जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी वहां पे स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, ठीक है, ऊष्म व्यंजन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर आप देखा जाए आपको व्यंजन तो सभी को पता है क्या, क ख ग घ अंगा, च छ जा झा इया, टा ठा डा ढा डा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, ये आप जानते हो। फिर य र ल व, और इनको अब हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि स क्या होता है, इनके उच्चारण स्थान से क्वेश्चन बनता है, जो आपके पेपर में आएगा। आप लोगों ने देखा होगा व्यापम में, तो उनके कहाँ से बोला जाता है ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि क ख ग घ लिखते कैसे हैं, क्या क्या होता है, ठीक है, और क्या बोला जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन में क्या आते हैं, य र ल और व। ऊष्म व्यंजन में क्या आता है आपका, तो स। अब ये स का कहाँ से उच्चारण हो रहा है, अभी तक आप पढ़े होंगे, षटकोण का सा, शक्कर का सा, सड़क वाला सा, ऐसे बोलते होंगे, ठीक है। फिर संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, और द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपका एक ओवरव्यू है, इसका डिटेल मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी नेक्स्ट, आगे देखते हैं, ठीक है। अब आपको पढ़ने से पहले, जैसे मैं बोली हूँ कि उच्चारण स्थान से क्वेश्चन बनता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा। उच्चारण स्थान में आप सुनते होंगे अक्सर कि मूर्धा, तालु, दंत, होंठ, तो ये कंठ, तो ये कहाँ कहाँ पास है, थोड़ा सा हम लोग देख लें कि किस जगह को बोला जाता है। तो कंठ तो सबको समझ में आता है, गला, तो ये क्या है आपको दिख रहा होगा इमेज में, ये क्या है आपका, तो कंठ है भाई, क्या है आपका, कंठ। कंठ ही पेपर में लिख कर आएगा, आपको पता होना चाहिए। सामने में अगर हम बोले तो ये क्या दिख रहा है आपको, तो आपको ये क्या दिखेगा, दंत, ठीक है, दांत। अब आपको दांत दिख रहा होगा, उससे इधर ऊपर में अगर हम बोलेंगे तो ये कौन सी जगह होगी, तो ओष्ठ होगा, या इसी को होंठ बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग अब अच्छे से ध्यान रखिएगा, दांतों के जस्ट बगल में, दांत के तुरंत जगह पर बोला जाता है। मान लीजिए ये यहाँ पे आपका क्या है, दांत दिखिए, इधर होंठ दिखाई दे रहा है, तो ये आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे ये वाली जगह, दांतों से तुरंत ऊपर वाली जगह को, इसे हम क्या बोल देते हैं, तालु बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे हम बोलते हैं ना तालु से कि ट ठा, अगर हम तालु से बोले तो मुख्य रूप से तालु से उच्चारण होता है च छ जा का। तो आप खुद बोल कर देखो, जब आप च छ जा झा बोलते हो तो कहाँ पे आपकी जीभ जाती है, अब कैसे उसको बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, दांतों के तुरंत वाली जगह जो आपको दिख रही है ये, वो तालु कहलाती है, ठीक है। दांतों से थोड़ा, तालु से थोड़ा ऊपर, मतलब ये वाली जगह पे जब आपकी जीभ जाती है उसे हम क्या बोल देते हैं, मूर्धा बोलते हैं, या मूर्धन बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तो मूर्धा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जब हम टा ठा डा ढा बोलते हैं तो हमारी जीभ कहाँ जा रही है। आप अपने साथ इसको प्रैक्टिस करके बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम चाछा जाझा बोल रहे हैं तो हमारी जीभ कहाँ पे टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, और अगर हम टाठा डाढ़ा बोलते हैं तो हमारी जीभ कहाँ पे जा रही है। तो आप खुद एहसास करेंगे कि चाछा जाझा बोलते हैं तो दांतों से तुरंत बाद वाली जगह पे स्पर्श करता है, और अगर हम टाठा डाढ़ा बोलते हैं तो हमारी जीभ थोड़ा सा ऊपर वाली जगह पे जाती है, जो कठोर वाला भाग होता है उस जगह पर जाती है। तो ध्यान रखिएगा किसे मूर्धा बोला जाता है। ये आपका क्या है, कंठ।
सामने में आपको दिख रहा होगा तो होंठ दिखेगा और दांत दिखेगा, ये बच्चे समझ जाते हैं आसानी से। हमें जो कंफ्यूजन होता है वो तालु और मूर्धा में ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, दांतों के तुरंत यहाँ पे वाली जगह तालु है, उससे आगे आपका क्या होता है, मूर्धा होता है। उम्मीद है कि ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा और आप याद कर लिए होंगे, क्योंकि जब मैं आपको उच्चारण स्थान पढ़ाऊंगी वहाँ ये आपकी हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, उसी में आपका ये दिया हुआ है, देखिए कि कहाँ से उच्चारण करते हैं, तो ये मैं आपको अलग से समझा दूंगी। अभी इस इमेज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे कि देखिए ए आई का उच्चारण स्थान दिया हुआ है, ठीक है, कंठ से किसको बोलते हैं, तो इसको मैं अलग से भी पढ़ाऊंगी, पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, कंठ है। ठीक है, ये कंठ वाला जगह दिख रहा है, यहाँ पे दांत होठ है, ठीक है, ये तालु है, फिर मूर्धा है, बस। ठीक है, चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं किसको स्वर बोलते हैं, क्या होता है व्यंजन, और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्वर क्या है, देखिए उन वर्णों को कहते हैं, स्वर एक प्रकार का वर्ण है, ये तो आपको पता है। उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना अवरोध अथवा बिना विघ्न बाधा के, ठीक है, अथवा विघ्न बाधा के होता है, बिना किसी रोके टोके या बिना अवरोध के बोला जाता है। ठीक है, इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, मतलब जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए। अभी मैं आपको परिभाषा क्या बोली कि स्वर किसे कहा जाता है, तो जो स्वतंत्र रूप से ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले, स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, स्वर। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए स्वतंत्र रूप, बिना उच्चारण शायद आपको ना समझ में आए, पर आप आ का उच्चारण स्थान करके देखो, आप सिर्फ आ बोल रहे हो, पर अगर मैं यहीं पे आपको बोलूँ कि आप इसको पढ़िए, तो आप क्या पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ेंगे, क। आ रहा है क्या, आ, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ आ, और इसको अगर हम बोल रहे हैं तो ये एक प्रकार का व्यंजन है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये क के साथ में हलंत है और ये आ है, ऐसा। तो जिसको स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं ये क्या है, आपका स्वर, और जिसको हम किसी स्वर की सहायता से बोलेंगे ये क्या पहुंच जाएगा, हमारा व्यंजन। ये आपको समझने के लिए यहाँ पे था, ध्यान रखिएगा, उच्चारण करके आप देख लो, समझ में आ गया परिभाषा। देखिए हिंदी में जो वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, तो 11 स्वर, अभी आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है, स्वर के भेद कितने होते हैं या स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर को आप लोगों ने कई बार देखा होगा, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद बताइए, मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर बताइए, या फिर आपके जीवा या जीभ के प्रयोग के आधार पर पूछ लेता है। कई बार आपके होठों की स्थिति के आधार पर पूछता है स्वर के भेद। तो आपको स्वर में ये देखना है कि स्वर के भेद किस आधार पर बोल रहा है। देखिए तो उच्चारण में लगने वाले समय यानी मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर एग्जाम में ऐसा ही लिख कर देगा, मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कई बार इसको 2 भी लेता है, कौन सा 2 लेता है ये मैं आपको बता दूंगी, मुख्य रूप से 3 पे। सबसे पहला स्वर क्या है आपका, तो ह्रस्व स्वर, इसी को हम बोलते क्या है, लघु स्वर, इसी को हम बोल देते हैं एक मात्री स्वर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मूल स्वर। क्या क्या नाम बोला गया आपको, तो पहले देखिए ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर, ठीक है, या फिर इसी को क्या बोल दिया जाता है, एक मात्रिक स्वर, ठीक है, जिसमें एक मात्रा हो। तो नाम कुछ भी आपको दे सकता है। तो देखिए ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। लघु स्वर, मूल स्वर, या फिर ऐसा बोल दे कि जिसमें एक मात्रा हो उसे हम एक मात्री बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको क्या बोला जाता है, देख लीजिए नाम, मूल लिखा हुआ है, ह्रस्व लिखा हुआ है, एक मात्री, और इसी को बोला जाता है लघु। इससे क्वेश्चन आपकी परिभाषा से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन से स्वर आपके मूल स्वर है, ऐसा दे देगा ऑप्शन में, निम्न में से कौन सा स्वर मूल स्वर है। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। 11 में से 4 आपका क्या है, तो लघु स्वर बोलिए, एक मात्री स्वर बोलिए या मूल स्वर बोलिए, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। अब कौन कौन सी होती है, तो अ, ई, उ और री, इनमें एक ही मात्रा आपको दिख रही होगी। ठीक है, अ, ई, उ और री, ये याद रखिएगा कौन कौन से 4 है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम लोग बोले तो दूसरा प्रकार क्या होता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ में ही आपने समझ लिया होगा कि दीर्घ मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए परिभाषा में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर, मूल स्वर एक मात्रा से 2 गुना समय लगे, यानी 2 मात्राएं हो, वहां पे हम क्या बोलते हैं उसे, उस स्वर को दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर बोला जाता है। मतलब 2 मात्राएं हो, नाम से समझ में आता है। तो देखो वहां पे हमने क्या लिया था, अ को, यहाँ पे क्या है आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका दीर्घ स्वर। इससे क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है और इनकी संख्या कितनी है आपकी, तो याद रखिएगा 7। अगर 7 और 4 आप बोलोगे तो हो गया क्या 11, 7 4 11 में 4 उसमें पढ़ा था और 7 कहाँ पे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हो गए क्या 11 स्वर। अब यहाँ पे देखिए तीसरा प्रकार क्या बोलता है, तो तीसरा मुख्य रूप से होता है प्लुत स्वर। इसे हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर क्या होता है, तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, मतलब तिगुना समय लगे, उसे हम क्या बोल देते हैं, प्लुत स्वर या फिर त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। याद रखिएगा इसे प्लुत बोला जाता है, ठीक है, त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। क्या ये परिभाषा ऐसी हो सकती है कि ऐसे स्वर जिनमें दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगे, ऐसा भी बोल सकता है। समझ आ रहा है, अगर ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लग रहा है तो दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लग सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो देखिए ये जो प्रदर्शित करना है ये मुख्य रूप से क्या होता है, हिंदी का 3। आपने देखा होगा हिंदी में हम 3 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो हिंदी के 3 से मुख्य रूप से इसे प्रदर्शित किया जाता है, मतलब दर्शाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, तो ओम। क्या है एग्जाम्पल, ओम। ऐसे लिखते हैं क्या हम लोग, ओम ऐसे लिखते हैं, मतलब क्या है 3 बार खींचना है, ओम ऐसा बोलेंगे आप। यही अगर मैं बोल दूं ऐसा, तो आप बोलते हैं क्या, राम राम, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब मैं आपको बोली कई बार एग्जाम में इसको 2 प्रकार से लेता है, तो कौन कौन सा हो जाता है, एक तो आपका ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। इसको कई बार काउंट नहीं करता है, इसलिए ध्यान रखना 2 क्यों लेता है, और अगर नहीं रहा ऑप्शन में तो आपको 3 ही लेना है, ठीक है। उम्मीद है आपको मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोली कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको प्रकार तो पता ही नहीं है, ठीक है। एक हमने पढ़ लिया, कौन सा, तो देखिए मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर पढ़ लिया हमने। कितने प्रकार से पढ़े थे, तो आपने देखा कौन कौन सा था, एक तो आपका ह्रस्व स्वर था, दूसरा क्या था आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा क्या था हमारा, तो प्लुत स्वर, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग दूसरा प्रकार, ये तो पहला था मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर। नेक्स्ट अगर हम लोग बोले एग्जाम में जो पूछा जाता है वो कौन सा है, तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, ठीक है, स्वर के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर को याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मूल स्वर, ठीक है, एक होता है आपका मूल स्वर और दूसरा होता है आपका संधि स्वर, ठीक है। एक होता है आपका मूल स्वर और दूसरा होता है आपका संधि स्वर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से हो जाता है, क्योंकि मूल स्वर इसके पहले भी हमने पढ़ा है, ह्रस्व स्वर को बोलते हैं। यहाँ भी मूल स्वर मतलब जो मूल रूप से उत्पन्न हुए हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 ही होती है। कौन कौन सी थी, तो आपने देखा था अ होता है, ई होता है, उ होता है, और क्या होता है आपका री होता है, री ऋषि वाला होता है जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। पर संधि स्वर को भी हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अब ये 2 कौन कौन से होते हैं, तो पहला याद रखिएगा दीर्घ संधि स्वर, ठीक है, दीर्घ संधि स्वर, और दूसरा क्या है हमारा संयुक्त संधि स्वर, ठीक है। क्या होता है हमारा संयुक्त संधि स्वर। ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है। एक यहाँ पे मैं क्यों लिखी हूँ इसीलिए बता रही हूँ आपको। पहले मैंने दीर्घ पढ़ाया, यहाँ पे दीर्घ संधि स्वर, तो आपको मूल रूप से उत्पन्न है वो तो समझ में आ गया होगा। पर संधि मतलब क्या होता है, हमारा जोड़ना, मेल या मिलाप। तो यहाँ पे देखिए दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। आते हैं हम लोग कि यहाँ पे दीर्घ संधि स्वर क्या है। एक तो आपका क्या बोली मैं कि दीर्घ संधि
स्वर। पेपर में पूछा जाए दीर्घ संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, या कितने प्रकार पूछे, कितनी संख्या होती है, तो ध्यान रखिएगा 3 ही होती है। और सिर्फ एग्जाम में पूछा जाए स्वर कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था। यहाँ पे दीर्घ संधि स्वर कितने, तो 3। कौन कौन से दीर्घ संधि स्वर की संख्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका आ, ठीक है। फिर क्या है आपका ई, और नेक्स्ट क्या है आपका उ। क्या आता है आ, ई और उ। अब देखिए ये दीर्घ कैसे है, तो आ के साथ में आ का मेल हुआ है तो क्या बन गया, आ बना है क्या, ठीक है। वैसे ही मैं बोलूँ ई के साथ में जब ई का मेल हुआ है तो ई बना हुआ है। वैसे ही आप क्या बोलोगे, अब इसको हम ऐसा लिख लें, तो उ के साथ में जब उ बनता है तो वो क्या बनता है आपका, बड़ा उ बनता है। अगर आप लोग बोलोगे बड़ा आ, बड़ी ई, ऐसा, तो देखिए अ के साथ में अ का मेल हो तो आ बनेगा, ई के साथ में ई का मेल होता है तो ये क्या है ई, और उ के साथ में उ बनता है। तो यही आपको बोला गया था संधि में क्या होता है, मेल या मिलाप होता है। दूसरा मैंने आपको क्या बोला था कि संयुक्त संधि स्वर, ठीक है। क्या बोला गया है, संयुक्त संधि स्वर। कितनी इनकी संख्या होती है, तो आपको टोटल 7 बताया गया था। तो 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं, 4 इनकी संख्या होती है संयुक्त संधि स्वर की। कौन कौन से आते हैं 4, तो पहला है आपका ए, ओ और औ। क्या क्या होता है, ए, ओ और औ। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो ही आपसे संधि अच्छी बनती है। संधि को पढ़ने के लिए मेन हमें ये जरूरी है, क्योंकि जब हम संधि रियल में पढ़ते हैं तो अक्सर आप बोलते हैं कि संधि हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं फिर भी एग्जाम में संधि नहीं बनती। कारण क्या है कि हमें उसका बेस ही क्लियर नहीं है कि ऐसा भी कुछ स्वर पढ़ना है हमें, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए ए किससे मिलकर बनता है, तो हमेशा याद रखिएगा आ के साथ में जब ई का मेल होता है, आ के साथ में ई आता है तो ए बनता है, ठीक है। वैसे ही आ के साथ में जब ए मिलता है तो क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है। आ के साथ में जब उ मिलता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, आ के साथ में जब ओ का मेल होगा तो क्या बनेगा, औ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जब आप संधि स्वर में ये स्वर पढ़ोगे तो संधि में आपको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या पढ़ना है आपको, दीर्घ संधि स्वर पूछा जाए तब ये 3 संख्या होती है, संयुक्त संधि स्वर पूछा जाए तो 4 होती है, और सिर्फ एग्जाम में बोल दे कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है तो मैंने आपको पहले पढ़ाया है 7। ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि वो कैसा है, तो देखिएगा यहाँ पे संधि लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी आप इसको याद रखना और इसे पढ़ेंगे। इसी को देखिए आ के साथ में मतलब दोनों सेम है क्या, मिल रहे हैं क्या, संधि हो रही है, तो इसी को कई बार बोल दिया जाता है सजातीय, और इसे क्या बोला जाता है, विजातीय। तो इतना आप पढ़ लें, इतना आपको समझ में आता है, तो आगे का जो स्वर के प्रकार बचे हुए हैं, व्यंजन बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।